नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज कार्यभार संभाला। मोदी सरकार 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज शाम 6 बजे होनी है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और उनका ऐलान किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों के लिए 2 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी जा सकती है। इसमें पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला फैसला किसानों के हित में लिया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इस फैसले में से देश के करीब 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अब सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि किस मंत्री को कौन सा महकमा मिलने वाला है और इनका आधार क्या होगा। क्या इस गठबंधन की मजबूरी होगी या राज्यों में आने वाले चुनावों को ध्यान रखते हुए कामकाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राथमिकता देंगे। ये कुछ बड़ी जो सवाल हैं इनका अब सबको इंतजार है। कल तक ये बात हो रही थी कि इस कैबिनेट में कौन कौन होगा। 72 मिनिस्टर्स की कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की कोalition की आपको ये बात थोड़ी समझ में आएगी कि कोalition किस तरीके से गठबंधन की सरकार में चीजें बदलती हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का उन्होंने मंत्र दिया था। उस वक्त 45 कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए थे, उनके मंत्रिमंडल में 45 मिनिस्टर थे। उसके बाद 2019 में बढ़कर यह संख्या 57 तक पहुंची और अब इस बार 72 पर यह संख्या है। आपको बता दें, देश के अंदर जो कैबिनेट है प्रधानमंत्री की, उसमें 81 मिनिस्टर हो सकते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, कल तक उत्सुकता ये थी कि कौन मंत्री बनने वाला है, अब उत्सुकता ये है कि किसको क्या कामकाज मिलने वाला है। जितने उत्सुक जनता है उतने उत्सुक मंत्री भी होंगे। बिल्कुल, सभी जो है सांसें थाम कर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब राष्ट्रपति भवन से ये जो पोर्टफोलियो की लिस्ट है वो आएगी। वैसे कहा जा रहा था कि सुबह 12 बजे तक आ सकती है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप लगता नहीं है कि दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री के निवास पर कैबिनेट की पहली बैठक भी होने जा रही है। तो माना जा रहा है कि या तो उससे पहले या फिर उसके बाद भी ये सूची आ सकती है इसमें कि पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट हो। और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि आखिर किसे क्या पोर्टफोलियो मिलता है, क्योंकि इस बार टीडीपी, जेडीयू जैसे तमाम सहयोगी दल वो भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। तो ये भी पूछा जा रहा है कि उन्हें आखिर कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। तो इसीलिए इस बात की प्रतीक्षा की जा रही है। कल जो है 72 मंत्रियों ने शपथ ली है प्रधानमंत्री मोदी समेत, और इसमें 30 जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी का जो विभागों का बंटवारा है वो होना है। इसमें कुछ जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं तो उनके पोर्टफोलियो अलग होंगे, उनके साथ कोई राज्य मंत्री अटैच नहीं होगा और साथ ही कैबिनेट मंत्री जो होंगे उनके साथ कुछ राज्य मंत्रियों को अटैच किया जाएगा। तो इसीलिए पोर्टफोलियो क्या क्या होते हैं इसको लेकर के सबको उत्सुकता है। और अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है अंकित, और उसके बारे में ये कहा गया है सूत्रों के हवाले से कि इसमें बड़े एजेंडे पर काम हो सकता है, जिसमें कि फरवरी में आपको याद होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें अभी तक करीब 3 करोड़ मकान बनने को आए हैं और 2 करोड़ मकान इसमें अगले 5 साल में जोड़े जाएंगे। तो इसको भी मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। आज सुबह पीएम मोदी ने अपना काम संभाला और काम संभालते ही सबसे पहला जो फैसला किया था वो पीएम किसान निधि की जो 17वीं किस्त है उसको जारी किया है। करीब 20,000 करोड़ रुपये की ये किस्त है। तो पहला काम उनकी कलम से यही हुआ है कि किसानों के लिए जो है कल्याण की रकम गई हो सरकार के खजाने से, और अब दूसरा जो है गरीबों के लिए मकान पर बात हो सकती है। मैं अखिलेश जी आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि जो कैबिनेट बनी है, जिस तरीके से हमने देखा कि एक तो बड़ा कैबिनेट है, अब तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कैबिनेट कल शपथ ली। कल जो मिनिस्टर हैं 72 मिनिस्टरों ने शपथ ली। साथ ही साथ इसमें जो कद है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है जो गठबंधन में सहयोगी हैं। किस तरीके से इसकी क्या अहम बातें आप देख रहे हैं, क्या संकेत आप देख रहे हैं कैबिनेट से? देखिए, सहयोगियों को जो है
पद तो दिए गए हैं, लेकिन कद के हिसाब से पद अगर वो मांग रहे हो तो शायद वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बड़ी बात ये थी कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हों चाहे नीतीश कुमार, दोनों की जो पहली प्राथमिकता है वो अपने अपने राज्यों का विकास है। दोनों ने जो सेंट्रल हॉल में अपने भाषण भी दिए थे उसमें अपने राज्यों की बात उन्होंने कही थी। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आगे जल्दी ही वो बिहार की बातों को पूरा करेंगे, यानी स्पेशल पैकेज की जो मांग हो रही है, स्पेशल स्टेटस की जो मांग हो रही है, उसको लेकर के मोदी सरकार कुछ अच्छा फैसला करे, ये दोनों की उम्मीद है। और यही कारण है कि उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी ये प्राथमिकता नहीं थी कि उनको कितने मंत्री पद मिले या क्या क्या पोर्टफोलियो मिले, बल्कि उनकी कोशिश यही कि राज्य का विकास किस तरह से तेज़ी के साथ हो। वो ये जानते कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, तो ऐसे में राज्य का विकास करने में, राज्य के लिए फंड मिलने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। तो ये एक इसका बड़ा पहलू है। और दूसरा पहलू ये भी है कि करीब करीब सभी सहयोगी दलों को, दो को छोड़ के, पवन कल्याण और एनसीपी को छोड़ के बाकी सभी को इसमें एकोमोडेट किया गया है। जिनका एक सांसद था उन्हें भी इसमें पद दिया गया है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा संदेश है कि ये एनडीए की सरकार है। इसमें सभी सहयोगी दलों को पूरा सम्मान बीजेपी अपनी ओर से देगी, चाहे उनके पास संख्या बल ना भी हो, क्योंकि इसमें 240 ही बीजेपी के पास सांसद हैं। सरकार बनाने के लिए उसको सहयोगियों की दरकार है, तो ऐसे में भी बीजेपी ने सबको साथ लेकर चलने का फैसला किया है। तो ये एक बड़ा संदेश है। साथ ही जो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनके मद्देनज़र भी हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र बीजेपी ने नुमाइंदगी दी है। जिन राज्यों से इस बार ज़्यादा सीटें जीत करके आए वहाँ पर मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है। जहाँ नुकसान हुआ, झटका लगा, जैसे यूपी, वहाँ पर संख्या थोड़ी सी कम की गई है। तो ये सारे आंकड़े हैं। और इसके साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है उस पर खास तौर से फोकस किया गया है। ओबीसी मंत्रियों की संख्या इस बार ज़्यादा है अपर कास्ट के मंत्रियों की तुलना में। तो ये भी एक बड़ा संदेश मोदी सरकार अपनी ओर से दे रही है। बिल्कुल, शायद आने वाले चुनाव को और इस चुनाव में जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई को कम से कम उसको ध्यान रखते हुए काफ़ी सारी संकेत जो हैं वो मंत्रिमंडल जरूर आए। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रांची से दूसरी बार सांसद बने और पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए संजय सेठ से। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और कहा कि हम कल भी कार्यकर्ता थे और हमेशा कार्यकर्ता रहेंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड से आते हैं और दूसरी बार जो है रांची से संसद बने हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हैं, कल भी कार्यकर्ता है। उस भाव से, और उस भाव से, कार्यकर्ता के भाव से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ऊर्जा लेकर कि एक प्रधानमंत्री जो 20-20 घंटे काम कर रहा है, और उस ऊर्जा से हम सब करोड़ों कार्यकर्ता, हम सब धरातल पे काम करते हैं। लेकिन अब आप मंत्री बन चुके हैं मोदी 3.0 में, क्या प्राथमिकता आपकी होंगी? देखिए, हम सब, देखो, हम सब स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। हम सब जो भी काम करते हैं राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से काम करते हैं। राष्ट्र सेवा, और राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के उत्थान के लिए ही काम करते हैं। अब पार्टी जिम्मेदारी देती है, जिम्मेदारी तय करती है। उस जिम्मेदारी पर हम सब खरे उतरने का प्रयास नहीं है, हम प्रयास नहीं, हम सब संकल्पित व्यक्ति हैं, क्योंकि वो भी जो ऊर्जा आती है मोदी जी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि उस पर खरे उतरेंगे। तो इसी का नतीजा रहा कि झारखंड में 12 सीट में से 8 सीट मिला इस पर बीजेपी को। नहीं, 8+1 9 सीट मिली। और देखो, चुनाव समीकरण पे होते हैं, और समीकरण 1-2% को ही समीकरण गड़बड़ाया तो वोट का परसेंटेज गड़बड़ हो जाता है। इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज देखो, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने। कल आपने देखा होगा, आज आपने भी कवर किया होगा, सारी मीडिया हिंदुस्तान कवर कर रही है। देश का ऐसा कोई गांव, कोई पंचायत ऐसा दिखा कि जहां पटाखे नहीं फूटे हो, जहां लोग मिठाइयां नहीं बांटे हो। इस बात का प्रमाण है कि देश मोदी के साथ खड़ा है, देश मोदी को चाहता है। मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। अगली बार माने कि जब विधानसभा चुनाव होगा झारखंड में तो ऐसी सफलता मिलेगी? बिल्कुल। आप देखो, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए 50 से ऊपर विधानसभाओं में हम जीते। मैं इसलिए दावे के साथ करूं, मेरा ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, चुनाव के बाद दिखाना कि हमने क्यों वायदे किए थे। राज्य की जनता, सूबे की जनता
कांग्रेस और जेएमएम से पूछेगी भाई कि तुमने वायदे किए थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे साल में, दिया क्या? नहीं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। हमारे रघुवर जाग की सरकार थी, 5,000 रुपए एकड़, 5 एकड़ तक देते, 25,000 रुपए किसान को। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई, जिस दिन जेएमएम की सरकार आई, सबसे पहला गला घोटा किसानों का, उस योजना को बंद कर दी। हमारी सरकार थी रघुवर दास की, 1 रुपए में रजिस्ट्री देते थे 50 लाख महिलाओं को, तो उसको बंद कर दिया। ना आप किसानों के पक्ष में रहे, ना युवाओं के पक्ष में रहे, ना वहां जितनी इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, सब बंद होते चले गए। माने जनता का हाल बेहाल, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स। इसीलिए जनता तो पूछेगी। वहीं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर ऐलान कल संभव है। कल उड़ीसा में विधायक दल की बैठक होने वाली है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री के नाम की जो पर्ची है वो खोलेंगे। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को 40.07% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, जबकि बीजेडी पहली बार कई सालों में चुनाव हारी है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा अस्मिता का मुद्दा बनाया था और उड़ीसा नेता को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से वहां लड्डू बनाते आपको नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन जरूर है कि इस बार, और खास तौर से उड़ीसा में जो लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन रहा, वरना भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जो उन्हें काफ़ी सारे समर्थक थे जो 400 की उम्मीद लगाए बैठे, 370 की उम्मीद लगाए बैठे थे, अगर उड़ीसा में उनका प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती थी। मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कौन कौन है दावेदार प्रबल जो इस वक्त हैं मुख्यमंत्री की रेस में? वैसे भी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि शायद किसी विधायक को खुद को अंदाजा नहीं होगा कि किसका नंबर कल पर्ची में निकल सकता है। बिल्कुल सही बात, कई सारे नाम तो है, वैसे किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इस बात का जवाब तो सिर्फ बीजेपी के जो नेतृत्व है वो दे पाएंगे। लेकिन उड़ीसा में इस बात को लेकर जरूर एक क्लैरिटी बन पाई है कि जिनका नाम सबसे आगे था धर्मेंद्र प्रधान, अब उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। तो अनुमान ये लगा कि धर्मेंद्र प्रधान तो रेस से, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उड़ीसा से उन्होंने उनके सांसदीय क्षेत्र का चुनाव जीते भी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी मौका है क्योंकि पहली बार बीजेपी का खुद का सरकार बनने जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसके पहले भी सरकार में रह चुके हैं और नवीन पटनायक के साथ अलायंस में कई सालों तक बीजेपी का सरकार होता था उड़ीसा में, बीजेडी बीजेपी अलायंस का। लेकिन उसके बाद जब नवीन पटनायक अलग होने का निर्णय लिया तब बीजेपी थे और बहुत सालों के प्रयास के बाद बीजेपी इस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां पे उनको सरकार बनने की मैंडेट मिली है। अब इसमें 3-4 नाम जरूर आगे हैं जिनका नाम आप सबको पता है, और लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उड़ीसा के जनता मैदान में, प्रधानमंत्री वहां पे उपस्थित होने वाले हैं ये बताया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले एक रोड शो भी होने की संभावना है क्योंकि बीजेपी को इस चुनाव में जो जीत की जो स्थिति है वो उड़ीसा जैसे राज्यों में मिला है। तो जरूर क्योंकि बाकी राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल में उनको अच्छी रिजल्ट नहीं मिली है, तो ये उड़ीसा को जीत को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पे रोड शो होने की संभावना है और जनता मैदान में एक बड़ी पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह होने का जो एक बात चल रही है वो होने वाला है। और 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले कल ही शायद हमको पता चल जाएगा कि कौन उड़ीसा के नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। वैसे नवीन पटनायक की बीजेपी जनता दल को हार के सामना करना पड़ा है और नवीन पटनायक अगर मुख्यमंत्री बनते तो वो शायद भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो खिताब है वो भी उनको मिल जाता। लेकिन के जनता ने डिसाइड किया कि इस बार बदलाव लाना है, उसके पीछे भी कई कारण है। अब बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा का कमान संभालने का जी। जो जिम्मेदारी है वो जनता ने उनके दल पर सौंपे है। जी। जरूर कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उड़ीसा का, इस बात को लेकर चर्चा जरूर हो रहा है, लेकिन ये नाम तो तभी पता चलेगा जब लीडरशिप इस नाम का पब्लिक तरीके से पब्लिकली डिक्लेयर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बता दें, कल विधायक दल की मीटिंग है, लेकिन एक पर्ची में किसका नाम खुलेगा ये अभी तक इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और बीजेपी का हमेशा यही रहता है कि ऐन मौके पर, जैसे हमने देखा था कि पिछले जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें बिल्कुल सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषित किए। वहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के में जो 12 जून को दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। 11 बजे सुबह आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे और आईटी पार्क मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं शाम को 4:45 बजे उड़ीसा के जनता मैदान भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। कांग्रेस नेता सूफिया फिरदौस ने उड़ीसा में पहली मुस्लिम महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया। प्रबंधन और सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाली 32 वर्षीय फिरदौस 4 जून को घोषित उड़ीसा विधानसभा चुनाव के परिणामों में बाराबती कटक सीट पर जीत हासिल करके सभी नेताओं को चौंका दिया। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। महिलाओं का राजनीति में होना बहुत जरूरी है और इस बार उड़ीसा में हमने देखा है कई सारे नौजवान महिला जो इस बार राजनीति में आए हैं। उन्हीं में से एक सूफिया फिरदौस है जो इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया में जुड़ रहे हैं। सूफिया जी, बहुत बहुत बधाई आपके जीत के लिए। बाराबती कटक से आप जीते हैं। जीत के बाद आप का पहला जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, इसके बारे में हमें बताइए। ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इसको लेती हूँ और जीत के बाद मुझे तो फुर्सत नहीं मिला, बिकॉज हमारे सारे लोग जो परिवार थे, कांग्रेस का परिवार, इतने एक्साइटेड थे कि सब लोग घर पे थे। तो आज भी मैं सब लोग आ रहे हैं, मैं सबसे मिल रही हूँ एंड सबका एक्सपेक्टेशन भी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो पहले भी एक्सपेक्टेशंस थे एंड अभी भी जो सब बोल रहे हैं उसको हम नोट कर रहे हैं। And I try to do something. I immediately posted on Twitter, what are the 5 major things you want me to do in Baravati Cuttack, and I've got बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों का। लोगों ने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस दिए हैं। आपको बहुत कम समय मिले थे कैंपेन के लिए, क्यों, ये जरूर थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मेरे फादर जो विधायक थे इसके पहले, एमएलए मोहम्मद मुकीम, सो बिकॉज वो लड़ नहीं पाए, तो 24 अप्रैल में जब हम लोग थे घर पे तो सारे 400-500 लोग करीबन आ गए हमारे घर पे, कांग्रेस के सब परिवार लोग एंड पापा के सारे वेल विशर्स एंड दोस्त। तो सब लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि अगर मैं आती हूँ पॉलिटिक्स में तो ये लोगों का डिसीजन था, ना पापा मुझे पूछे ना मैं उनको पूछी। तो बिकॉज मैं उनके साथ काम की थी, तो हमारा जो परिवार है, जो संगठन है, उसको जोड़ के आगे हम लेके जा पाएंगे। एंड जो मेहनत किए हैं पिछले 15 साल से, वो मेहनत भी वो फिर से इस बार लड़ पाएंगे एंड लोगों के लिए सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे 30 दिन मिला था, बट 30 दिन में लोगों का बहुत प्यार, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे। और 30 दिन के कैंपेनिंग के बाद आपको जीत भी हासिल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब आप कैंपेन कर रहे थे, आपको कटक के बारे में ऐसा क्या चीजें लगा जिस पर फोकस जरूर होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि आप एक नौजवान व्यक्ति है और आपको आपकी जो सोच होंगे वो जो बुजुर्ग है उनसे थोड़ा अलग होंगे, तो ऐसा कुछ लगा आपको कि इस पर शायद थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे अच्छा लगा कि जो जो नॉर्मली लोग बोलते थे कि हमारा ड्रेनेज प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के जो महिला थी उन लोगों ने भी बहुत खुल के मुझसे बात किया कि बिकॉज एक महिला आ रही है, क्या आप महिला क्लब नहीं बनाओगे, क्या महिलाओं के लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज करोगे, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज करोगे। और यूथ भी बहुत एक्साइटेड हो गए
वो लोग भी देख रहे थे कि पॉलिटिक्स में यूथ सामने आ रही है, so उन्होंने भी ओपनली बात की अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज। और बिकॉज मैं एक यूथ हूँ एंड मैं समझती हूँ कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, ग्लोबल इशू है, उसके लिए भी कैसे किस तरह से हम कटक को एक ग्रीन सिटी हिसाब से गढ़ पाएंगे, उसको लेके भी लोगों ने प्रस्ताव दिया। और मेन चीज वो लोगों ने बोला कि रोजगार करने के लिए कटक में बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हम कर सकते हैं कि हम रोजगार लोगों के लिए यहाँ पे कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने आज पीएमओ के कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकवादी हमला हुआ। कल शाम को ये हमला अंजाम दिया गया। आतंकवादियों ने इस बस पर फायरिंग की, जिसके चलते बस ने संतुलन खो दिया और वो एक खाई में जा गिरी। कल हुए हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग इसमें घायल हैं। आज घायलों से मिलने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना का और सुरक्षा एजेंसीज का जारी है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा। जो फायर हुआ नज़र उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, तो जब बस टिक गई पर उसमें पत्थर पे, तो वो उस दरवाजे से निकला, तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे लोग। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में भी। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है।
तो आपको बता दें कि ये बड़ा हमला हुआ है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ का इसमें शक जताया जा रहा है। पाकिस्तान का एक उग्रवादी ग्रुप है जिसका नाम है TRF, उसने इसकी शायद जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन जिस तरीके का ये हमला हुआ, एक 2 साल का बच्चा इसमें मारा गया, एक 14 साल के बच्चे की भी उन 9 लोगों में मौत हुई है। बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना जम्मू कश्मीर से हो रही है। रियासी का जो एरिया है जम्मू में आता है और यहाँ पर पिछले कई सालों में आतंकवाद की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिनों से यहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं और उसको लेकर एक बड़ी चिंता भी जताई गई है। मोदी सरकार 3.0 यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर का जो है वो एक बार फिर से खड़ा हुआ है। चलिए, तो इस वक्त क्या बड़ी जानकारी इसके ऊपर आ रही है, क्या इस वक्त घायलों की हालत है और क्या सुरक्षा बल कर रहे हैं, उस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नजीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, सबसे पहले घायलों की हालत अभी क्या है और क्या इस वक्त सुरक्षा कर्मी आपको बता रहे हैं? देखिए, जख्मियों को 2 बड़े अस्पतालों में भर्ती किया गया है। एक है नारायणा हॉस्पिटल जिससे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चला रहा है, जो कटरा में है, रियासी ज़िले में ही है। दूसरे जो 18 जो ज़ख्मी हैं उनको जम्मू के मेडिकल हॉस्पिटल में वहाँ उनका इलाज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी आज वहाँ गए, उनकी मिजाज पुरसी की और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरे इंसिडेंट की ज़ाती तौर पे निगरानी कर रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह इस चीज़ पे किस तरह आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे जो है, दरअसल ये पहाड़ खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। जब हम कहते हैं सुरक्षा फोर्सेस गए, उन्होंने ये किया, हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ कितनी कठिनाइयाँ हैं। हर एक जाड़ी के पीछे ये खतरा हो सकता है कि दुश्मन हो, आतंकी हो। तो क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 साल से इस पूरे इलाके में पीर पंजाल रीजन में, जिससे पूंछ राजौरी हो या रियासी हो और उधमपुर तक भी, जो जिस तरह आतंकी हमले हुए और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब, उसका वजह यह है कि एक तो यहाँ काफ़ी थिक वेजिटेशन है और नेचुरल केव्स हैं, यानी गुफाएं हैं, नेचुरल गुफाएं, उनकी मदद से उनको मिल रहा है। और तीसरी बात, ये बड़े ट्रेंड हैं। जैसे आज के हमले में क्या हुआ, 69 बेगुनाह लोगों को मारा गया, जिसमें सिर्फ एक 2 साल का भी बच्चा है। शायद दरिंदा भी ऐसा नहीं करेगा कि बेगुनाह लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उन पे गोलियां चलाई, बस खाई में गिरी, 9 लोग मरे, 33 जख्मी हुए। अमेरिकन मेड M4 राइफल का इस्तेमाल किया गया, उसके कार्ट्रिज उठाए गए। सूत्रों के मुताबिक 3 फॉरेन आतंकी इस हमले में मुलविस थे और उनका सीधी सी बात है कि जो टाइमिंग थी वो बहुत अहम है। एक तो ये था कि उसी वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री का ये था स्वेरिंग इन सेरेमनी। दूसरी, थोड़ी देर में अब यहाँ अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसका हमेशा सुरक्षा एक काफ़ी अहम उसका हिस्सा रह रहा है, कंसर्न भी रहता है। और उससे पहले इस तरह का करना, इस तरह का अटैक, और लग रहा है कि क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। और जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में जो बिल्कुल मिलिटेंसी से साफ था, पिछले 3-4 साल से किस तरह ये मिलिटेंसी से प्रभावित हुआ है। जैसे कि पूरी जो मिलिटेंसी का जो थिएटर है कश्मीर घाटी के प्लेन से यहाँ पीर पंजाल के पहाड़ों में अब रहा है। अक्टूबर 2021 से 39 सुरक्षा फोर्स आर्मी के जवान मारे गए हैं और स्पेशल फोर्सेस भी उसमें हैं। हाल ही में एयरफोर्स पे भी एक हमला हुआ, आम लोगों पे भी मारे जा रहे हैं, 20 बेगुनाह लोगों। लेकिन सुरक्षा फोर्सेस का कहना है कि वो ऑपरेशन जारी है, अपने हिसाब से जिस तरह ये कैलिब्रेटेड ऑपरेशन होता है उसके तहत इनका पीछा किया जाए, जो भी मुलविस है और जो भी आतंकी ग्रुप यहाँ जो कहा जाता है 3 है, उनको ट्रैक डाउन किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले से पहले जाने वाली अग्रिम सुरक्षा टीम पर उग्रवादियों ने हमला बोल दिया। आज हुए इस हमले में 2 जवान घायल हो गए। उग्रवादियों ने इस हमले में
के पास, एक गांव के पास घात लगाकर यह हमला किया, जिस वक्त मुख्यमंत्री का सुरक्षा काफिला हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले की ओर जा रहा था, तभी इस हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के वाहनों पर कई गोलियां चलाई गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें, पिछले साल में मई 2023 से लगातार मणिपुर हिंसा की चपेट में है। मणिपुर के जिरीबाम ज़िले में जहाँ के पे कि पिछले हफ्ते से ही फ्रेश वायलेंस चल रहे हैं और उस इलाके में कल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह दौरे पे जाने वाले थे। आज वो नई दिल्ली से कुछ देर पहले इम्फाल पहुँचे हैं और इसकी तैयारी के लिए उनकी जो सिक्योरिटी के पर्सनल्स हैं, उनकी जो एडवांस पार्टी है, वो इम्फाल से जिरीबाम जा रही थी नेशनल हाईवे 37 के ऊपर। और कोटलैंड बोल के एक जगह है जहाँ पे कि जो कि इम्फाल वैली और कांकोपी ज़िले के बॉर्डर में पड़ता है, वहाँ पे एक एम्बुश हुआ है। जो सिक्योरिटी पर्सनल से जा रहे थे, एडवांस पार्टी जा रही थी बीरेन सिंह की सिक्योरिटी के, उनके ऊपर एम्बुश हुआ है। और इस एम्बुश में अब तक जो हमारे पास खबर है कि 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको वो घायल हुए हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। और इसके साथ साथ बीरेन सिंह अभी पहुँचे हैं, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के अटैक से सरकार डरने वाली नहीं है और जो जिरीबाम में परिस्थिति बनी हुई है उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से काबू पाएगी। और आगे चल के जो पुलिस का ये कहना है कि एक अटेम्प्ट लिया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 37 जो कि जिरीबाम असम से होकर जिरीबाम होते हुए इम्फाल को जोड़ता है और ये ऑल्टरनेटिव हाईवे है, ऑल्टरनेटिव लाइफलाइन है मणिपुर का, इसको भी किसी तरह से अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके ऊपर अब ये जो हमला हुआ है, इसके कारण वहाँ पे और भी सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। चलिए, आपको अब बताते हैं कि आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, अपने जवाब भेज सकते हैं। ये सवाल है कि क्या जिस तरीके से जो शेयर बाजार में जो आम आदमी है उनको जिसके तरीके से जो आपकी बिक्री जो है वो तेजी जो है वो जारी रहेगी या नहीं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई जारी की है और कहा है कि कुल मिलाकर 67 छात्रों को 720 नंबर मिलने पर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 44 ने फिजिक्स के सवाल में 2 सही विकल्प चुने। इसी वजह से इन सभी को अंक कम समय मिलने पर केंद्रों के छात्रों को पूरे नंबर दिए गए हैं। इन 6 केंद्रों पर गलत पर्चा बट गया था, उसकी शिकायत सामने आई थी। जांच में मामला सही पाया गया और इसी वजह से तकरीबन 1600 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए। आपको सीधे सिक्किम लिए चलते हैं, जहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। प्रेम सिंह तमांग ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये तस्वीरें सीधे सिक्किम से आ रही हैं। Faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Sikkim, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affections or ill will. I, Bhojraj Rai, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as Minister for the State of Sikkim, except as my be required for the due discharge of my duties as such ministers. Thank you.